सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रही हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और राना ताहिर साहब, जबकि ख़ुसूसी तौर पर हामिद खान एडवोकेट साहब सीनियर कानूनदान हैं और पाकिस्तान में जो वकला की सियासत है उसमें एक बड़ा उनका नाम है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी हमें कुछ और लोग ज्वाइन करेंगे। तो आज का जो मौजू है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो उसमें ऐसा लग रहा है कि अदालतें और वकला वो फ्रंट फुट पर आने वाले हैं। अभी अदालतों के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी उसके हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज का एक बयान हल्फी आया, फिर उसके बाद एक ऑडियो रिलीज़ की गई साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की, कहा गया जिसमें उनको मैं आपको सुनवाऊंगा वो, हालांकि पिछले 2-3 दिनों से ये सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं फिर भी आपको सुनवाऊंगा, जिसमें नून लीग ने ये दावा किया है कि ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से थी। साकिब निसार साहब कह रहे थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब को नहीं आने दिया जाएगा। पीडीएम ने आज अपने इजलास में ये कहा कि इस ऑडियो पर सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाया जाएगा और एक कमेटी बना दी गई है और कहा गया है कि इस पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, इसको उजागर किया जाएगा, इस बयानिए को उजागर किया जाएगा। तो अदलिया के हवाले से आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन बहुत गर्मा गर्म एक कैंपेन करने वाली है। मैं आज आपको 2 वीडियो सुनवाऊँगा, ऑडियो सुनवाऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको साकिब निसार साहब की जो पुरानी ऑडियो है ना, तो सुनिए क्या वो कह रहे हैं। इस ऑडियो के मुताबिक जो नून लीग ने बना के दी है, उनका ये कहना है कि साकिब निसार साहब नवाज शरीफ साहब के हवाले से हदायत दे रहे हैं, जिसकी साकिब निसार साहब ने तरदीद भी की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने आज साहब को बुलाना है, अब करना पड़ेगा। बेटी को भी नहीं, मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना अब बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया। इंडिपेंडेंस और जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो चलें। अब जो लोग साकिब निसार साहब को जानते हैं, उनसे मिलते रहे हैं, डेफिनेटली ये जो ऑडियो है ये साकिब निसार साहब की ही है। मैं भी कई दफ़ा मुझे मौका मिला उनसे मिलने का। ये ऑडियो उन्हीं की है, यानी आवाज़ उनकी है, लेकिन मुख्तलिफ़ चैनल्स पर यह दिखाया जा चुका है कि वो कहाँ कहाँ गुफ्तगू कर रहे थे, किस तरह उनकी जो आवाज़ थी उसको उठा के तो टाइमलाइन पर रख के एक ऑडियो फैब्रिकेट की गई और फिर उसको ये इस तरीके से मार्केट में पेश किया गया। और इसका मकसद गालिबन यही था कि अदालतों में तो पता नहीं, अभी हम हामिद खान साहब से पूछेंगे ये चैलेंज हो सकती है या नहीं, या एडमिसिबल है या नहीं एज ए एविडेंस, लेकिन पॉलिटिकली नून लीग इससे कुछ माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको एक आज और ऑडियो सुनाता हूँ, ये भी सोशल मीडिया पर चल रही है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की ऑडियो है। या आप जो लोग मियाँ साहब को जानते हैं सुनिए ज़रा, और ये आप फैसला करें कि क्या ये वाक़तन ये नवाज शरीफ साहब ही बात कर रहे हैं, या ये भी जिस तरह साकिब निसार साहब के मुख्तलिफ़ क्लिप्स जोड़कर एक मड स्लिंगिंग की गई है, पाकिस्तान की अदलिया पर इतराज़ात किए गए हैं। सुनिए ज़रा नवाज शरीफ साहब की ऑडियो सुनिए और फिर मैं नून लीग से कहता हूँ कि ज़रा वो बयान फरमाइए कि क्या ये वाकई ये नवाज शरीफ साहब की ऑडियो है। जी, हम हर मामले में करप्ट हैं। नवाज शरीफ के किस्से कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? आज भी अखबार पढ़ के देख ले, आज भी अखबार। नवाज शरीफ, तुमने यहां पे पैसा कमाया है, करप्शन की है, अगर नहीं बता सकते तो पाकिस्तान के अवाम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे इंशाल्लाह वादा करता हूं, अगर आप मुझे भरपूर मैंडेट देंगे इलेक्शनों में, अल्लाह के फजल करम से घर घर में
चौकट चौकट में करप्शन लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। अब ये नवाज शरीफ साहब की ये ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं करप्शन फैलाऊंगा, गली गली हर घर की चौखट पे करप्शन ले आऊँगा। लेकिन दिल तो नहीं मानता कि नवाज शरीफ साहब ऐसी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सियासतदान हैं, 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। लेकिन ऑडियो ये बता रही है, अब ये भी वही काम किया गया है कि मुख्तलिफ क्लिप्स मुख्तलिफ जगहों से उठा के तो एक नवाज शरीफ साहब की ऑडियो बना के मार्केट में फेंक दी गई है। जिस तरीके से आज साकिब निसार साहब की फेंक दी गई है ऑडियो, जो एक बड़ा इल्ज़ाम था शरीफ ख़ानदान पर कि आपने ये एवंस फील्ड में जो अपार्टमेंट बनाए हैं जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए, अकामा था उनका, वो उन्होंने नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हो गई, उसको डिक्लेयर नहीं किया था, तो उस पर वो डिस्क्वालीफाई हुए। लेकिन जो बड़ा इल्ज़ाम था एवंस फील्ड अपार्टमेंट का, उसके हवाले से नून लीग कोई बात करती नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये इस तरह की जो कहानियाँ वो चल रही हैं। आज हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया और उनसे हम कि ये जो सारा मामला है क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत भी है, और अब पीडीएम ये कह रही है कि वो इस मामले को उजागर करेगी, इसको लेके जाएगी, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हामिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी खान साहब, ये सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है कि सियासतदान अब अपने मसाइल हल करने के लिए बजाय इसके कि सियासत करें, लोगों के पास जाएं, एक मड स्लिंगिंग है, इदारों पर बात हो रही है, और ये ऑडियोज़, बयान हल्फी और जजेस की ये वीडियोज़, ये आप किस तरह से इसको देखते हैं, और क्या ये किसी अंजाम तक इस मुकदमे को, इस तनाज़े को कहीं पहुंचाया जा सकता है अदालती अहकामात के ज़रिए या अदालती फ़ैसलों के ज़रिए? देखिए, ये बड़े अफसोसनाक बात है जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है और जिस किस्म के मामला सामने आ रहे हैं, जिसके जैसे बयानात आ रहे हैं, जो ऑडियो सामने आई हैं। मेरे नज़दीक जहाँ एक हमारे साबका चीफ जस्टिस का मामला सामने आया है, वो बड़ी एक सीरियस नेचर का मामला है, क्योंकि इसमें हमारे अदालती निज़ाम पर सवाल उठते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑडियो है, इसके बारे में कोई प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेकर इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, ताकि पता चले कि ये फेक है, ये रियल है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, बजाय इसके कि ये अफवाहें चलती रहे, मड स्लिंगिंग होती रहे, अदलिया का वक़ार कम होता रहे। इन चीज़ों को एक तरफ सेटल करने के लिए अगर इसकी प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी हो जाए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ज़रिए इस बात का फ़ैसला हो सके कि आया ये जेन्युइन वीडियो है, ये इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगह से उठा के इकट्ठी करके एक वीडियो बना दी गई है, एक ऑडियो बना दी गई है, तो ये होना ज़रूरी है। उसका जो सबसे अहम कॉन्टेक्स्ट है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। अदलिया की आज़ादी का मसला है कि आया आज़ाद अदलिया है या अदलिया पाबंद है, किसी के कहने पे काम करती है। क्योंकि जैसे पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीब में कहा, जी हम पर कोई दबाव नहीं है, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद हैं। बहरहाल इसके ऊपर बहुत से सवालात उठते जा रहे हैं, और जो कुछ हम हकीकत में देख रहे हैं वो इस बात का गमाजी नहीं करता कि ये बिल्कुल आज़ादाना तौर पर अदलिया कुछ अरसे से काम कर रही है। उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हमें नज़र आते हैं। तो इन सारी बातों को वजाहत करने के लिए, और कम से कम जो ऑडियो हमारे साबका चीफ जस्टिस के हवाले से निकली है, इस पर एक किस्म का पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए मैं समझता हूँ इंक्वायरी ज़रूरी है। अच्छा हामिद खान साहब, ये पाकिस्तान का मीडिया दिखा चुका है, उनकी तकारीर थी, मुख्तलिफ़ जगहों से क्लिप्स हैं, मेरे पास भी वो सारी उसकी जो प्रिपरेशन है वो बनी हुई है। और जो आम एक्सपर्ट्स जो हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो इसके हवाले से बताया, ये बिल्कुल एक प्योरली फैब्रिकेटेड ये ऑडियो है। इसके माखज़ का नहीं पता कि ये ऑडियो किसने रिलीज़ की है। जैसे अरशद मलिक साहब की जो वीडियो थी
اس کو آفیشلی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو پھر میں نے ایک آپ کو اسی طرح کی آڈیو ایک نواز شریف صاحب کی سنوائی ہے کہ یہ بن رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی آڈیو جس کا نظر آ رہا ہے کہ کلپس بنائے گئے ہیں اس پر بھی ایک پوری جوڈیشل انکوائری کر دی جائے اور عدلیہ کو اس پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا جائے, کیونکہ یہ تو ایک مخصوص گروپ ہے جو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے عدلیہ کو, کیونکہ نواز شریف صاحب اس کا پولیٹیکل بینیفٹ لینا چاہتے ہیں. کہیں پر نون لیگ نے آفیشلی اس کو اون نہیں کیا, جس طرح ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کو اون نہیں کیا تھا اور اس کا کوئی فرینزک نہیں ہونے دیا گیا, اس کو کہا کہ ہمارے پاس اصل کاپی نہیں ہے. تو لگتا نہیں ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہے, اور اگر اس میں مزید آپ ایک انکوائری شروع کریں گے تو جو لوگ اس آڈیو کو لے کے آئے ہیں آپ ان کا مقصد پورا کریں گے اور پاکستان کی عدلیہ پر سوالات آپ خود بھی پھر ان میں شامل ہو جائیں گے اٹھانے والوں میں. دیکھیے اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو تو آپ نے بتا دیا کہ اس سے تشہیر ہوگی اور اس سے ان لوگوں کا ان قوتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو کہ عدلیہ کی اس وقت عدلیہ کے خلاف یا عدلیہ کی جو نام ہے تو کسی نہ کسی طرح سے نام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ معاملات تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیٹ از آؤٹ آف دی بیگ, مطلب یہ چیز نکل آئی ہے, اس پر بحث شروع ہو گئی ہے, سارے ملک میں بحث ہو رہی ہے. اس کو ایک طرف کسی نہ اس سلسلے کو لگنا چاہیے, اور اگر یہ ہی ایکسپرٹ سمجھتے ہیں اور اس کا پراپر اگر آڈٹ ہوتا ہے, یہ پراپرلی اس کو ایکسپرٹس کے ذریعے پتہ کیا جاتا ہے, فورنزک ہوتا ہے, تو یہ بات ایک طرف سیٹل ہونی چاہیے کہ اس میں سچائی ہے کہ نہیں, کیا یہ بات درست ہے. یہ اس قسم کی آڈیوز اور پھر اس میں اس کے ساتھ کنیکٹڈ میٹر بھی آ گیا ہے, جو ایک فارمر چیف جج تھا گلگت بلتستان کا, اس نے بھی کوئی ایفیڈیوٹ دے دیا ہوا ہے فارمر چیف جسٹس کے خلاف. میں سمجھتا ہوں یہ اس کی وجہ سے کافی عدلیہ کی ساکھ پر برا اثر پڑا ہے. اس کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی پراپر انکوائری ہو کر اور کوئی نہ کوئی واضح رپورٹ آ جائے, تاکہ یہ مزید بحث جو چل رہی ہے اور اس میں جو کنٹروورسی آپ کے سامنے بڑھتی جا رہی ہے اس کو ایک طرف رکھا جا سکے, تاکہ کل کو جو عدالتی معاملات میں بھی اگر اس کو استعمال کرنا ہے اس کا بھی ایک واضح ایویڈنشری ویلیو کی طور پہ استعمال اس کا ہو سکے. اس وقت اس حالت میں تو ایک صرف الزامات ہی ہے نا کہ یہ ویڈیو ہے, وہ کہتے ہیں غلط ہے, وہ کہتے ہیں جعلی ہے, یہ ساری چیز ہے. لیکن ایک دفعہ اگر اس کا پراپر فورنزک ہو گیا انکوائری کے بعد, ایک نتیجے پہنچ گیا کہ یہ جو بھی ہے آیا جینون ہے یا یہ فیک ہے, اس کا ایک دفعہ کوئی ورڈکٹ آ جاتا ہے, یہ رپورٹ آ جاتی ہے, تو اس سے یہ عدالتی معاملات پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے. اچھا حامد خان صاحب, جب یہ ارشد ملک صاحب کا معاملہ آیا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کون سی ویڈیو ایڈمیسیبل ہے ایویڈنس کے لیے, کس طرح سے ویڈیو کو بنانا چاہیے, پورا ایک انہوں نے گائیڈ لائنز دی ہیں اپنی کہ جو آڈیو ویڈیو یا جو بھی چیزیں ہیں اگر ان گائیڈ لائنز پر وہ نہیں بنائی گئی ہیں, اس پر پورا نہیں اترتی تو ان کو نہیں ایکسیپٹ کیا, وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوں گی. وہ جو ویڈیو تھی اس کے بارے میں بھی جنہوں نے ریلیز کی انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس کاپی ہے, ہمارے پاس اوریجنل نہیں ہے. اب یہ جو ایک آڈیو ہے یہ سوشل میڈیا پر ہے, یہ تو ایک بات بڑی آسانی سے کہی جا رہی ہے کہ جی عدلیہ کی ساکھ پر بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں, لیکن اگر یہ سب جعلی ہے تو پھر جن لوگوں نے اس کو کوئی اون ہی نہیں کر رہا تو آپ سزا کیسے دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بندہ بھی کوئی آڈیو بنا کے پھینک دے تو ہم کہیں ہاں جی وہ ادارہ جو ہے وہ تو بڑا متنازع ہو گیا ہے, اب اس پر انکوائری کریں, آپ دیکھیں یہ اصلی ہے یا نقلی, اور اگر نقلی ہو تو پھر یہ کس نے بنائی, کس کو سزا ملے گی؟ جو اس کو اس وقت اٹھا رہے ہیں کیا ان پر پھر کوئی شک لگے گی؟ کیا کوئی عدالت انہیں سزا دے سکتی ہے کہ کین دے بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک؟ کیوں نہیں, بالکل ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں پہلے ہی پیش رفت ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو ایفیڈیوٹ ہے رانا شمیم کا اس کے اوپر آلریڈی نوٹس دیا ہے, بلکہ جس صحافی نے ریلیز کی ہے یا جنہوں نے اس کو منظر عام پر لے کے آئے ہیں ان کو بھی نوٹس دیا ہے, بلکہ نوٹس جو ہے رانا شمیم صاحب کو بھی جا چکا ہے.
معاملہ بھی پیرللی چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں دونوں معاملات کو ایک وقت میں ایک طرف طے ہو جانا چاہیے تاکہ یہ بحث ختم ہو کہ آیا پیچھے ان فیصلوں کے پیچھے کوئی اور عناصر تھے کہ نہیں، کیا دباؤ تھا کہ نہیں، کیا عدلیہ کسی دباؤ پہ کام کر رہی تھی کہ نہیں، یہ سارے معاملہ ایک طرف سیٹل ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ آڈیو ایک ورڈ میں سے آ جاتی، اس سے پہلے اگر وہ معاملہ رانا شمیم والا معاملہ سامنے نہ ہوتا اور عدالت کا اس میں نوٹس نہ لیا گیا ہوتا تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ اس آڈیو کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے، لیکن اب تو وہ معاملہ بھی سامنے ہے اور ایک ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ کنکرنٹلی اس کو بھی دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں تاکہ یہ معاملہ ایک طرف سیٹل تو ہو سکے نا۔ اچھا خان صاحب، یہ بیان فرمائیے کہ وہ لنڈن میں ایک ایفیڈیوٹ نوٹرائزڈ ہوا ہے، اس کی پاکستان میں کوئی لیگل حیثیت ہے؟ کیا پاکستان میں آپ اس کو ایک ایفیڈیوٹ بھی مان سکتے ہیں؟ وہ سابق جج صاحب وہاں پر گئے، وہاں پر انہوں نے ایفیڈیوٹ کو نوٹرائز کروایا، وہ نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہیں ان کے وہ بینیفیشری ہیں، ان کے صاحبزادے کو نون لیگ نے اکاموڈیٹ کیا، مکمل طور پر ان کا وہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ ان کا جو نیکسس ہے وہ شریف خاندان سے بنتا ہے۔ اور میں اس دن عدالت میں موجود تھا ترمین اللہ صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس کے کنسیکوینسز ہیں کہ یہ جو نوٹرائز وہاں سے کیا گیا ہے۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے الزام لگانے والا؟ اس میں وہ کہتے ہیں نا there is a method to this madness، بڑا اپنے آپ کو بچا کے صرف مڈ سلنگنگ کی گئی ہے عدلیہ پر۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب یہ ہوا ہے اور پھر ایک عدلیہ کے ہی شخص کے ذریعے اس بات کو آگے لے کے آیا گیا ہے تو اس کو ایک طرف سیٹل ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب نے ایک پازیٹیو سٹیپ لیا ہے اس کا نوٹس لے کے، بجائے یہ معاملہ چلتا رہتا اور اخباروں میں رہتا، اب وہ عدلیہ نے اس کا لے لیا ہے نوٹس، اب ہم امید کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی واضح فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آ جائے۔ اسی طرح سے اگر اسی حوالے میں وہ جو دوسری آڈیو ہے اس کو بھی کنسیڈر کر لیں اور اس کا بھی ایک طرف نوٹس لے کے فیصلہ کر دیں تو اچھا ہے، یہ کنٹروورسی ختم ہو جو عدلیہ کے آئندہ آنے والے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اچھا، میں صرف ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر مجھے بریک پر جانا ہے۔ مجھے یہ بیان فرمائیے کہ ابھی ایک لاہور میں کنونشن ہوا لائرز کا، ایک تقریب تھی آسمان جہانگیر کانفرنس ان کے اس حوالے سے، تو ایک بڑی کنٹروورسی ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کو بھی خطاب کے لیے بلایا گیا، اس میں حاضر سروس ججز بھی تھے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو انوائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ان کی تقریر جو تھی اس کو ہونی چاہیے تھی وہاں پہ؟ دیکھیے، اس میں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر تو صرف AGHS جو بھی باڈی ہے، ایک پرائیویٹ لا فرم ہے یا ایک پرائیویٹ باڈی ہے ہیومن رائٹس کی، وہ وکیلوں کی نمائندہ باڈی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وکیلوں کی نمائندہ باڈی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو جوائنٹلی کسی پرائیویٹ ادارے کے ساتھ مل کر کوئی کانفرنس نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اس میں ججز کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر تو سپریم کورٹ بار کی ہی صرف وہ ایک تقریب ہوتی تو ججز کا جانا جو ہے وہ سمجھ آتا ہے، جائز ہے، لیکن ایک پرائیویٹ ادارہ جو کر رہا ہے جس کے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں، جس کے سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں، جس کے سیاسی تعلقات ہو سکتے ہیں، جو کہ واضح طور پہ سامنے آ گئے ہیں جب انہوں نے نواز شریف صاحب کی وہاں اختتامی تقریر کروا دی، تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ایک وہ ادارہ جو پرائیویٹ ادارہ ہے یا جس کا تعلق کسی پبلک باڈی سے نہیں ہے یا کوئی نمائندہ ادارہ نہیں ہے، وہ کسی پولیٹیکل ویو پوائنٹ کو یا پولیٹیکل پارٹی کو پروموٹ کر رہا ہے، تو اس کی تقریب میں اتنی بھرپور شرکت جو جوڈیشری نے کی ہے، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا نقصان بھی ہوا ہے، کنٹروورسی بھی کھڑی ہوئی ہے، اس میں طرح طرح کے بیانات بھی ہوئے ہیں، جس میں تقاریر بھی ہوئی ہیں،
یہ ساری چیز جو تھی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. اس میں عدلیہ کے لوگوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ کانفرنس جو ہے اس کی اختتام جو ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کے ایڈریس کے ساتھ ہوگا. تو اس ایک عجیب سی صورتحال اس دو روزہ کانفرنس نے پیدا کی ہے، جس کا ریفلیکشن وکیلوں کی نمائندہ باڈی پر بھی آ رہا ہے، اس کا اثر جوڈیشری پہ بھی آ رہا ہے، اور اس کے پولیٹیکل اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. تو ایسے معاملات میں جوڈیشری کو بہت محتاط ہونا چاہیے. اسی طرح وکلاء کی الیکٹڈ تنظیمیں ہیں جیسے سپریم کورٹ بار ایسوسی، اس کو بھی بہت محتاط ہونا چاہیے. کیوں اپنے آپ کو پولیٹیکلی انوالو کرتے ہیں؟ آپ کو پالیٹکس سے یا پارٹیزن پالیٹکس سے، ویسے تو پولیٹیکل ایشوز میں تو سب کا رائٹ ہے بات کرنے کے، ان کو پارٹیزن پولیٹیکل سچویشن سے باہر رہنا چاہیے اور اپنی نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ پوزیشن رکھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ حامد خان ایڈوکیٹ. بڑی امپورٹنٹ جو گفتگو تھی وہ کر رہے تھے، اور یہ جو لاہور میں کنونشن تھا جہاں پر جہاں پر سپریم کورٹ کے ججز بھی تھے، وہاں پر نواز شریف صاحب جو کہ سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائڈ ہیں فار لائف، ان کو خطاب کی اجازت دی گئی. اور حامد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری کو بھی وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اور نواز شریف صاحب کی جو اس طرح سے انوالومنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کسی پرائیویٹ فرم کے ساتھ مل کر اس طرح کے فنکشنز نہیں کرنے چاہیے تھے. بہرحال یہاں پر میں ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آئیں گے تو معروف قانون دان چودھری اعتزاز احسن ہمارے ساتھ ہوں گے. بڑا سنجیدہ معاملہ پاکستان کی پالیٹکس کا، عدلیہ کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے اس پر ان سے گفتگو کریں گے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست میں عدلیہ کے کردار کی. کچھ اس طرح کی آڈیوز آئی ہیں، پہلے اس سے ویڈیو آئی جس نے بڑے سوالات اٹھا دیے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنکاکٹڈ ہیں، یہ فیک آڈیوز ہیں. مختلف چینلز نے پوری وہ اسکیم بھی بتائی کہ کہاں کہاں سے کلپس اٹھا کے آڈیوز بنائی گئی ہیں. اس سے پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ثاقب نثار صاحب کی بھی ایک آڈیو مبینہ جو نون لیگ کے کچھ دوستوں نے جس کو لیک کیا اس کو سنوایا. ایک اور آڈیو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی گفتگو کی ہے. اگر اس کو سنیں تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی سیاستدان تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ ملک میں کرپشن کو ہر گھر تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آڈیو کا ایک میچ پڑ گیا ہے، اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. اور یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو، کہ ثاقب چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ہے وہ اصلی ہے نقلی ہے، اس نے بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں. کیا واقعی سوالات اٹھائے ہیں، یا جو مخصوص لوگ ہیں اپنے فوائد کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہرحال شریف خاندان نے کوئی اگر جرم کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن اس کنٹروورسی میں وہ تو ہمیں بالکل اس کے بینیفیشری نظر آتے ہیں. چودھری اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں ان سے بڑے یہ 2-3 اہم معاملات ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں ابھی حامد خان صاحب سے بات کر رہا تھا، نون لیگ کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک انکوائری ہونی چاہیے ثاقب نثار صاحب کی جو مبینہ آڈیو ہے. چینلز دکھا چکے ہیں کہ کلپس کہاں سے اٹھائے گئے، بہت سا وہ خود بھی اس کو ڈینائی کر چکے ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے اور کسی جوڈیشل انکوائری کی ضرورت نہیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ ہونی چاہیے جوڈیشل انکوائری اس سارے معاملے کی؟ ہم نے کیا کرنا ہے، مطلب اگر سوال پہلا ہے کہ کس کے ایما پہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، وہ بات میں کریں گے. کس کے ایما پہ ہونی چاہیے اگر ہوتی ہے تو وہ یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ جس کا سو موٹو نوٹس لیں، یا میاں نواز شریف یا مریم یا نون لیگ جائے اس آڈیو کو لے کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو سچ ہے اور اس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچا کہ ہمیں سزائیں
और हमें जेल में काटनी पड़ी है इसकी वजह से। अग्रीव्ड पर्सन तो वो है, अग्रीव्ड पर्सन और अग्रीव्ड पार्टी तो PML नवाज है, उसको जाना चाहिए बिल्कुल। और उसको फिर ये उसको उसके राह में दुश्वारी आएगी कि उसको इस जो समा टेलीविजन वालों ने इसका पोस्टमार्टम कर दिया और फोरेंसिक कर दिया, जिस तरह इस ऑडियो टेप का, ऑडियो स्ट्रिप का जिससे साकिब निसार को मंसूब किए जा रहे उसकी आवाज़ है, वो आवाज़ उन्हीं की है। लेकिन वो अल्फाज उठा के इधर उधर से जहाँ से पहले उन्होंने स्ट्रिप बनाई, अब मैं बनाऊँ आपकी बनाना चाहूँ तो मैं एक बनाऊँ कि जी समीउर रहमान ने ये कहा कि क्या इसका नाम समी इब्राहिम ने ये कहा कि नवाज शरीफ और उसको मरियम को सजा होनी चाहिए और बड़ी सख्त सजा होनी चाहिए। सपोजिंग अब ये आप सिर्फ का अपने सामने रख लें और फिर निकल पड़े कि कहाँ इनमें से कौन सा लफ्ज किस तकरीर में या किस नशिस्त में साकिब निसार की आवाज़ में साकिब निसार ने खुद अदा किया हुआ है, वो उठाते जाए। उसमें थोड़ी सी आपको दुश्वारी ढूंढना तो पड़ेगा नेट पे, और आजकल सब कुछ नेट पे है, तो वो आप उसको बना लेते हैं, एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। वो आप कहते हैं कि जी ये बड़ी ठीक है। मैंने आपको कभी याद होगा कि जब मरियम ने किया था तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो जज अरशद मलिक से मुतालिक, तो मैंने उस दिन भी कहा था, उसी दिन कहा था कि ये अगर तो ये बड़ा पक्का साफ सुथरा वीडियो है और इसमें बिल्कुल जेन्युइन है ये, अगर और इसमें कोई उन्होंने कट एंड पेस्ट जॉब का तो ब्रीच नहीं की हुई, तो फिर तो इसको जाके लेके जाएं और फौरन सुप्रीम कोर्ट को जब ले जाएं और मियां साहब को बाहर ले आए। तो वो आज तक वो उस वीडियो की बात तो करते हैं, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक कॉपी भी उसकी अपने हाथ से उन्होंने किसी अदालत में नहीं जमा कराई, किसी मीडिया वाले को नहीं दी, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, क्योंकि वो एक दस्तावेज है, सबूत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं तो जो दस्तावेज जिस पे आप इनसार करना चाहते हैं वो आप उस पे उसको आप कापियां सारे सब में तकसीम करते हैं मीडिया में, किसी को नहीं दी। वो आज तक हमें एक दफा दिखाई गई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद वो गायब है। तो ये भी गायब कर लेंगे अगर इनको। और आप देखें एक पास्ट माजी जो है मुस्लिम लीग नवाज का, उसमें कुलिबरी का खत है, वो फेक और फौज साबित हो गया। एक कतरी खत था, वो किधर गया, कहाँ से आया, कहाँ से गया, किस फाइल में पड़ा है, कहाँ पर रखा है, उसको अदालत में इन्होंने साबित करने की कोशिश भी की, बस मीडिया को दिखा दिया और कर दिया। और वो उसकी तीसरी ये थी कुलिबरी और ये कतरी और फिर अरशद मलिक की वीडियो। अब एक ऑडियो आ गई है, पहले तो एक एफिडेविट आया राना शमीम का। मेरा ख्याल है राना शमीम को इन्होंने सुनाई है पहले, ये जो वो बज़ाहिर अब तो फेक ऑडियो लगती है आदियो नजर में जो ये साकिब निसार की उन्होंने बनाई है, पर ये सुनाई होगी उसको राना शमीम को, और उसको तसल्ली दी होगी कि हमारे पास बड़ा बिल्कुल एविडेंस है। अब आपने कह देना है कि एक और मौके पर भी ये तो आपके सामने आप चीफ जस्टिस रहे हैं, आपके सामने उन्होंने साकिब निसार साहब ने ये बतौर चीफ जस्टिस हिदायत दी थी और आप साथ बैठे थे, आपने सुनी थी, और आप वो इसलिए इतना जम के खड़ा है। आज वो बड़ा परेशान होगा, बहुत परेशान होगा वो जो राना शमीम है, मेरे ख्याल में कि ये कहाँ से, ये तो ऑडियो ही वो गलत निकली है। वो तो उसमें तो सारा कुछ जोड़ के अल्फाज जोड़ के और जो है जुमले जोड़ के या जुमलों के हिस्से जोड़ के बनाई है ऑडियो। ये तो बड़ी मुश्किल है। और फिर देखें पीएम नवाज अब क्या मुश्किल अब कहती है कि अगर
एफिडेविट अगर झूठा निकलता है तो राना शमीम जिम्मेदार है, उसको सजा होनी चाहिए। और अगर ये ऑडियो झूठा निकलता है तो अहमद नूरानी को सजा होनी चाहिए। आज शायद खान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं, उन्होंने पाँव अपने उठा लिए इस मामले में। अच्छा चौधरी साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि इसकी इंक्वायरी किसके इमा पर हो। अब अगर नून लीग अदालत में भी नहीं जाती, लेकिन आज हमने देखा पीडीएम ने जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके सरबराह ने कि हम इसको एक बयानिए को लेके जाएंगे, ये बड़ी सीरियस बात है, अदलिया पर बड़े सवालात उठ गए हैं, ये अदालत में भी नहीं जा रहा है और एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये सारी बात करते हैं, तो ये क्या फिर अदलिया पर इल्ज़ाम तराशी के मुर्तकब नहीं होंगे? अदलिया ये तौहीन अदालत के मुर्तकब नहीं होंगे फिर अगर ये अदालत में भी ना जाएं, लेकिन इसे एक नैरेटिव लेके चलें एक ऐसी वीडियो की बुनियाद पर जो प्रेमा फिशाई हमें लगता है कि फेक है? हाँ नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि जाहिर है ये अदालत तो इससे अगर लोग इसको तस्लीम करना शुरू कर दें कि ये वाकई साकिब निसार ने इसी तरह ये जुमले अदा किए हैं और यही उनकी ये मंशा थी, तो बहुत नुकसान पहुंचता है अदलिया को और इनको बहुत फायदा पहुंचता है। पर अब उसको सबूत को देखें, एक एफिडेविट जो राना शमीम का इन्होंने ले रखा है, उसमें मैंने पहले भी अर्ज की थी कि एफिडेविट का ऐसे तो कोई अहमियत ही नहीं है। उसको एफिडेविट कह लें, उसको बयान कह लें, उसको आप अपनी स्टेटमेंट कह लें, उसको आप अपना मौक़िफ़ कह लें, वो आप अपने कागज पे लिखें और नोटरी पब्लिक से आप उससे दस्तखत करा लें और मोहर लगवा लें, तो सारे अनारकली में बांटते फिरे, उसकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। बांटते आप इधर मीडिया को देते रहे फिर, वो तो जब तक अदालत में एफिडेविट न दिया जाए उसकी कोई हैसियत और नहीं होती। अदालत में मौजूद कार्रवाई में जो मौजूद कार्रवाई मुनासिब और मौजूद कार्रवाई है, उसके दौरान आप एक शख्स एक हल्की बयान देता है, उसकी अहमियत है, उसके अदालत इनसार भी कर सकती है या उसको रद्द भी कर सकती है, और अगर रद्द करती है तो उसको उस पर उसका जो मुअल्लफ है उस पर सजा भी हो सकती है। अच्छा चौधरी साहब, एक और बड़ा अहम इशू जो ये लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई 2 रोज़ा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी एक प्राइवेट फर्म के साथ स्पॉन्सर करके हुई, उसमें नवाज शरीफ साहब का खिताब भी हुआ, मुख्तलिफ आरा आई उस हवाले से। मैंने हामिद खान साहब से भी ये सवाल किया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को उस तकरीब में नहीं खिताब करवाना चाहिए था जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद हों, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने सियासत से उनको डिस्क्वालीफाई किया, जिसकी बुनियाद पर वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपकी क्या टेक है इस सारे मामले पे? 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो जो हाईलाइट हुई है उस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक, कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस थी और उसके मुंतज़मीन को मैं पहले भी देख चुका हूँ, फिर भी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत उन्होंने अच्छा ऑडियंस जमा किया है और बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी, जुडिशरी की भी पार्टिसिपेशन थी। जिस वक्त जो ज़्यादा हाईलाइट हुई है बातें, नवाज शरीफ ने बात की है, उस वक्त जजेस नहीं मौजूद थे। ये दुरुस्त कहते हैं वो कॉन्फ्रेंस वाले, उस वक्त नवाज शरीफ ने जब बात की है वो मौजूद नहीं थे। जजेस, कोई जज नहीं था, गालिबन कोई भी नहीं था होगा। पर खैर एक जो कुछ लोग कहते हैं जरा सनसनी पड़ गई को कुर्द ने बयान दिया और उस वक्त जज बैठे थे, उसने सियासी बयान दिया। कुर्द की तो मतलब है उसने ऑनेस्ट स्टेटमेंट दी है, कोई उसने झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सच बोला है। तो लेकिन उसका जरा अंदाज अनोखा अपना है, ड्रामाई किस्म का। वो हमें तो आदत है उसकी, और बड़ी उसने शोहरत पाई है उसकी वजह से, उस अंदाजे बयान की। और उसका जवाब अगर मिंदल्ला ने रैप अप कर दिया था, उसके बाद चीफ साहब को नहीं चाहिए था शायद कि वो कोई उसको नोटिस भी लेते, वो उससे गुजर जाते, तो ये कोई इतनी तलखी न बनती। अब रह गई बात दूसरे दिन में जो नवाज शरीफ का खिताब है,
उस पे मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को खुद भी एतराज करना चाहिए था, गुरेज करना चाहिए था। ऐसी कॉन्फ्रेंस, जो इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस, जो ह्यूमन राइट्स के और सिविल सोसाइटी को और मुख्तलिफ सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे मुहैया कर रही थी, उस पे उन्होंने सिर्फ अपना तो बनाने की जो एक तरह मशहूरी हो गई है कि ये नवाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस थी और सारा वो आया भी पूरा सरार अंदाज में है कि फाइनल स्पीकर नहीं दिया। अब ये मेरा ख्याल है कि इन ऑर्गेनाइजर में, क्योंकि को ऑर्गेनाइजर थे सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल, अब सुप्रीम कोर्ट बार के ऐसे धून और आजम तारिक बड़े वीरक लोग हैं, मैं उनसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने वोट खाना दिया उनको, पर बड़े मतलब बड़े वीरक लोग हैं, बड़े दोनों बड़े दुनियादार लोग हैं, जानते हैं। उनको ही चाहिए था कि ये नाम को बुलाए, क्योंकि आसमा जहांगीर की ऑर्गेनाइजेशन की जो ज्यादातर बीबियां ऑर्गेनाइज कर रही थी, उनको तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की इतनी समझ नहीं होगी, पर ये इन्होंने इनको समझ थी। इनको नहीं चाहिए था कि इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया हाई लेवल, हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस को नवाज शरीफ के हवाले कर देना और उसको सारा कंक्लूजन उसकी इख्तितामी तकरीर बड़ी हाई प्रोफाइल, और फिर उसने आके अपनी शुरू कर दी बात। वो कहता है कि जी जो ये लोग, एक डिक्टेटर आया जिसने कहा कि ये आइन क्या है, 4 वर्षों का डॉक्यूमेंट है, मैं इसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक सकता हूँ। भाई वो तो आपका ज़ियाउल हक मियां साहब, उसी की तो गोद में आप परवान पर चढ़े आप। वो तो आप मतलब है, हमारे को तो हमारा तो दिल दुखता है बड़ा पर पीपल्स पार्टी वालों का, पर वो आप उसको शहीद भी कहते हैं, उसको मुजाहिद भी कहते हैं, मालिक भी उसने कहा मेरी जान इनको लगे। तो ये अब इतनी इंटीमेसी के बाद अब उसी को कोट कर रहे हैं लोग। इतना भी नहीं भूलते, जितना जल्दी भी नहीं भूलते ये बातें कि मियां साहब ने जब बीबी की हुकूमत थी तो इतना बगावत की हुई थी पंजाब में अगेंस्ट दी फेडरेशन। बीबी जब आप आके असलम बेग अफाजी साहब के घर पे सीधा चले जाते थे पिंडी से आके, और प्राइम मिनिस्टर को ना फोन करते थे, ना सलाम करते थे, ना उनको रिसीव करने जाते थे। आप ये बताते थे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी आज़ाद रियासत बनाने को रख सकता हूँ। और फिर जब दूसरी दफा बीबी आई, फिर आपने उनसे इतने मुकदमे बनाए। वो बेचारी बच्चों को लेके कभी जेल में अदालत लगी होती थी, कभी बाहर लगी होती थी, कोई पिंडी में थी, लाहौर में थी अदालत, कराची में अदालत थी। वो 3 शहरों में फिरते चक्कर मार के और बच्चों को उठा के फिरती थी। वो आपको भूल गया। फिर आपको भूल गया कि आपने आसिफ साहब की जब हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसमें आपने मेमो गेट जिस तरह वो हैट में से खरगोश निकालते हैं जादूगर, उस तरह आपने मेमो गेट निकाल के आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। 15 मिनट के अंदर आपने कमीशन बनवा दी, उसका क्या बना, क्या हासिल हुआ। तो ये अब अभी भी आपने जिनको आप बुरा भला कहते हैं, उनको आपने अभी एक्सटेंशन पे 2 साल नहीं हुए, 1 साल नहीं हुआ, आपने एक्सटेंशन पे उनके एक्सटेंशन पे जाके वोट दिया और हिदायत की अपने सारे MNLs को कि सब में पहुंचना है, और तंजीम को हिदायत की कि इनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त करो ताकि ये सारे के सारे हाजिरी लगवा के पहुंचे वहाँ और कोई पीछे ना रह जाए। तो अब हमें आके आप आसमा जहांगीर का प्लेटफॉर्म लेके ये उनके और आसमा के जहांगीर की जो तंजीम है उनके दरमियान है बात, पर हम तो एडमायर करते हैं बिल्कुल। पर ये मैं उसमें ज्यादा क्या कहूँ, उनको ये भूल साहब और आजम नजीर तारड़ साहब को ज्यादा जिम्मेदारी आती है उन पे कि ये इससे जरा मुतनाज़ा थोड़ा सा तुर्शी
टेस्ट जो अच्छा, इसमें चॉइस सर मेरा मैं एक, अगर मुझे इजाज़त दें यहाँ पर, आपने बड़ा खूबसूरती से हर चीज़ को बयान किया। हम देखते हैं जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, जहाँ पर डेमोक्रेसी पूरी तरह डेवलप्ड है, वहाँ पर ये जो सेमिनार होते हैं, ये जो फंक्शंस हैं, उसमें डायलॉग होता है और उसमें मुख्तलिफ जो नज़रियात और ख़यालात रखने वाले लोग आके आपस में गुफ्तगू करते हैं। लेकिन वहाँ पर उस गुफ्तगू से ना आइन को कोई ख़तरा लाहक होता है, ना किसी इदारे की सेंक्टिटी पे कोई स्टिग्मा आता है। पाकिस्तान में अगर जहाँ डायलॉग की एक ज़रूरत है भी, अगर इस तरह के फोरम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें डायलॉग की, जिस तरह चीफ साहब ने भी अपने बिल्कुल अपने जज्बात का भी इजहार किया और पूरा अपना मौक़िफ़ भी बयान किया, अतर मिनुल्लाह साहब ने भी बात की और कुर्द साहब ने भी बात की, तो बादियो नज़र में इसमें क्या ख़राबी है? गुफ्तगू से तो मामलात अच्छाई की तरफ जाते हैं। आप नहीं समझते कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हमारी जो वो क्लास जो इस वक्त रूल कर रही है और जिनके बीच में बड़ा गैप है, उनको मिलना चाहिए, ताकि ये सारे जो मामलात हैं उसका कहीं ना कहीं कोई हल निकले, गुफ्तगू हो उस पर? चौधरी साहब, सभी जरूर होना चाहिए और इस कॉन्फ्रेंस में ये मुहैया किया है ये मौका, और बहुत सारे लोग मिल के बैठ के और बातें कर रहे थे और बहुत सारे सेशन थे। तो एक सेशन नहीं था, लोगों ने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया ओपनिंग सेशन और क्लोजिंग सेशन, उसके दरमियान बड़ी मतलब है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और मौका फराहम किया है आसमा जहांगीर की मजलिस में। डायलॉग था वहाँ, अफराद खत्म किया हुआ था, फरीदुल्लाह बाबर बैठा हुआ था वहाँ, याद तरीकों की तकरीर हुई है, बड़ी इफेक्टिव तकरीर थी। तो बाकी ये जो है कि इदारों के ज्यादा तस्वीर या इदारे छुई मुई हो जाए, ये भी मैं इसमें कोई बिलीव नहीं करता हूँ। इससे डिबेट अगर होती है, करते हैं लोग और एक आदाब माहौल में करते हैं और आपस में पाकिस्तानी मुख्तलिफ सूबों से बलूचिस्तान की आवाज़ वहाँ आनी चाहिए थी, आई, वहाँ सिंध की आवाज़ आनी चाहिए थी, आई, याद फरीदों की ज़बान से वहाँ पख्तूनों की आवाज़ आनी चाहिए थी, उसके अफराद कदर के जरिए आई, और लोग और भी बहुत दोस्त थे इनके साथ साथ। तो ये सिर्फ जुडिशरी का और बाहर का मसला नहीं था कि अली अहमद ने ऐसी तकरीर कर दी या चीफ जस्टिस ने कैसी कर दी। ये हम ही अपने आप को समझते हैं कि हम ही सब कुछ है और हमारे कंधों पे ही चल रही है सारी दुनिया। ये दुनिया बड़ी बस्ती है, बड़ी अमाजेज है और बड़े इसमें रंग है, मुख्तलिफ रंगों वाली दुनिया है। दुनिया क्या, पाकिस्तान कौमी अक़वामी सोसाइटी है, माशरा है, जहाँ ज़बानें मुख्तलिफ बोली जाती हैं और सब पे आपस में हम आहंगी होके एक गुलदस्ता बनता है पाकिस्तान। तो इसमें मेरा ख्याल है बिल्कुल चौधरी साहब, मैं आपको मुझे रोकना पड़ रहा है। आपने बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है और बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए। और इस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग मौजूद थे और ये भी चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमारे इदारे कोई छुई मुई नहीं है, क्रिटिसिज्म भी होता है, उसको क्रिटिसिज्म सुनना भी चाहिए और अगर लोगों के सवालात हैं उनको जवाबात भी उनके देने चाहिए। कोई भी हमारे यहाँ, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे जजेज़ हों, चाहे हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हों सिक्योरिटी के, कोई भी ऐसा शख्स या ऐसा इदारा नहीं है जिसके किरदार पर, जिसके हवाले से गुफ्तगू ना की जा सकती हो। होनी चाहिए गुफ्तगू, क्योंकि गुफ्तगू से मामलात हल होते हैं और ये कोई छुई मुई नहीं है। इस गुफ्तगू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। अगर गुफ्तगू करने का मकसद जो आपस में गैप्स हैं, जो आपस में एक दूसरे को जो एक नासमझी है, अगर उसको अचीव करने की, उसको हल करने की कोशिश की जाए। बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि अगर इस तरह के मज़ीद इसकी कॉन्फ्रेंसेस हों तो उससे यकीनन हमें बेहतरी हमें आएगी हमारे निज़ाम में। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।